टू पाकिस्तान की पिछली एपिसोड एस्टैब्लिशमेंटेरियन डेमोक्रेसी के बाद जिंदा तो मैं बच गया हूँ, बस थोड़े बहुत ही थ्रेड्स आए थे और किसी ने मेरी गाड़ी पर लिख दिया था आई विल किल यू, बट हम अपना काम जारी रखेंगे डरे बगैर। और आज डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट इन पाकिस्तान बाय मोहम्मद वसीम का अगला चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशनल डायनामिक्स। देखिए, हमें पाकिस्तान में कभी बताया नहीं जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की अहमियत क्या होती है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने तो ये भी बोल दिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इट्स अ पीस ऑफ पेपर टू बी थ्रोन इनटू द डस्टबिन। बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि जो 240 मिलियन पीपल है ना, आप सबकी जो विल है, आप सबका जो मिलकर एक कंसेंसस है, उसकी ये औकात है कि इसको डस्टबिन में फेंक। The constitution is just a piece of paper could be thrown in the dustbin. फ़लस्तीन में पिछले 75 साल से लोग किस बात पे लड़ रहे हैं कि हमारा एक मुल्क हो, हमारी एक पहचान हो, हम अपने कवानीन के मुताबिक अपने आप पर रूल कर सकें। वो एक अपार्थाइड स्टेट में रह रहे हैं जहाँ इसराइल में अलग कानून इस्तेमाल होता है, उन पर अलग कानून इस्तेमाल होता है इसराइलियों पर। उस सिस्टम, उस निज़ाम के ख़िलाफ़ वो लड़ रहे हैं कि एक जगह हो जहाँ इक्वालिटी फॉर ऑल हो, जहाँ सारे सिटीजन्स इक्वल हों। और जो डॉक्यूमेंट ये चीज़ गारंटी करता है वो कॉन्स्टिट्यूशन होती है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ना कॉन्स्टिट्यूशन परफेक्ट रहा है, ना मुल्क परफेक्ट रहा है, ना स्टेट परफेक्ट रहा है। बट ऑफन टाइम्स द मिस्टेक दैट वी मेक इज़ दैट वी लुक एट द इम्परफेक्शन ऑफ समथिंग एंड द कंक्लूजन वी ड्रॉ इज़ दैट द थिंग इन इट सेल्फ इज़ बैड फॉर अस। ठीक है, कहा जाता है अंग्रेज़ी में ये भी, लेट परफेक्शन नॉट बी दी एनिमी ऑफ गुड। कि कोई चीज़ अगर लेट्स से अगर पानी का नलका है, हम पानी का नलका लगा दिया हमने, वो हर तीसरी चौथी दफ़ा जो है ना वो गंदा पानी देता है। तो आप जाकर अगर ये सोचना शुरू कर दें कि अब इस पानी के नलके ने हमें दिया क्या, ये देख हर चौथी दफ़ा तो गंदा पानी दे रहा है हमें, और वो नलका ही उठा के आप फेंक दें, तो फिर आप प्यासे ही रहेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन उसी तरह से है कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन परफेक्ट नहीं है। उस नलके में से हमें अक्सर गंदा पानी मिला है, उस नलके में से सब लोगों को पानी नहीं मिलता। देयर इज़ इनइक्वालिटी बिल्ट इनटू आवर कॉन्स्टिट्यूशनल डायनामिक्स, और वो जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। बट नन ऑफ दिस इज़ टू इम्प्लाई दैट द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन इटसेल्फ इज़ समथिंग दैट वी शुड बी अगेंस्ट। और डेमोक्रेसी, इवन जो पाकिस्तान में अक्सर कहा जाता है डेमोक्रेसी ने हमें दिया क्या। पाकिस्तान जहाँ एक ऑल पावरफुल इस्टेब्लिशमेंट है, उसको भी अभी हम पंजाब में देख रहे हैं कि किस तरह आर्म ट्विस्ट करके पॉलिटिशियंस को, पार्लियामेंट को इस्तेमाल करके डेफेमेशन लॉज जैसी चीज़ें पास करवानी पड़ती हैं कि क्योंकि उनकी अनअबेटेड डिज़ायर फॉर कंट्रोल पे एक कदगन लगी हुई है जो कॉन्स्टिट्यूशन है, एक कदगन लगी हुई है जो लॉ है। अगर वो सारी चीज़ें हम हटा दें तो ज़ियाउल हक, मुशर्रफ, अयूब खान का जिस तरह से निज़ाम था उसी तरह से निज़ाम रहेगा। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, वो सिटीज़न को एक प्रोटेक्शन देती है अगेंस्ट अनफेटेड वायलेंस बाय द स्टेट। वो अगर वो भी आप हटा देंगे, वो विनियर भी हटा देंगे, उसके बावजूद भी स्टेट हमारा कर लेता है, तो फिर तो कुछ भी नहीं रहेगा। और 1971 में हमने जो देखा उस तरह की चीज़ें होंगी। सो आइडियाज़ लाइक कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी, आई थिंक क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ हैं, क्योंकि हमें बचपन से पढ़ाया नहीं जाता कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। अमेरिका में आप अगर स्कूल में हैं तो आपको कार्टून दिखाते रहते हैं, आई एम जस्ट अ बिल। हमें उस तरह से अहमियत नहीं बताई जाती, और इनफैक्ट हमें रिवर्स बताया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ी मैटर करता है। मुशर्रफ देखो कितना अच्छा इंसान है, उसने हमें क्या क्या दिया, बेनेवोलेंट डिक्टेटर है, साथ ही उनके टाउट्स आकर ना गलत बातें करते रहते हैं। तो थोड़ी इस चीज़ की तारीख देखते हैं कि ये सिलसिला, ये तसलसल किस तरह से चला है, किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन और इस्टेब्लिशमेंट और पॉलिटिक्स प्ले आउट हुई हैं पाकिस्तान की तारीख में। पाकिस्तान बनते ही पहले तो एक हमारा थोड़ा मैसेजिंग का प्रॉब्लम था कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना चोज टू बी द गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान एज अपोज टू बीइंग द प्राइम मिनिस्टर, या इलेक्शंस हों, वो सारा प्रोसेस नहीं हुआ। तो जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम हमने बनाया अभी, जिसमें प्रेसिडेंट के पास पावर थी कि वो अपनी मर्ज़ी से जब चाहें डिज़ोल्व कर दें असेंबली, डेमोक्रेसी को पैकअप कर दें। डेमोक्रेसी थी भी नहीं, अनइलेक्टेड लोग थे, बट जो भी एक हमने विनियर ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बनाया हुआ था वो भी पैकअप कर सकते थे एक प्रेसिडेंट। ये इसीलिए मैं कहता रहता हूँ बार बार कि कॉलोनियल सिस्टम ही चल रहा है ना, कि भाई एक माउंट बैटन बैठा हुआ है, उसने आपको बोला कि यार चलो गेम की तरह तुम लोग खेल लो, जिस तरह मॉडल यूएन करवाया जाता है, मॉडल यूएन गवर्नमेंट बना दो। जब तुम लोग अपनी औकात से बाहर निकलोगे, मेरे पास अल्टीमेट रेड बटन है कि मैं पूरा सिस्टम पैकअप कर सकता हूँ जब मैं चाहूँ। तो ये अननुआंस्ड, अनएजुकेटेड डिस्कशन जो होते हैं ना, डेमोक्रेसी ने क्या कर लिया, पहले कौन सी दूध की नहरें बह रही थी। मैं थोड़ा बहुत क्रेडिट 2008 से 2018 का पीरियड को इसीलिए देता हूँ कि यू नो थिंग्स लाइक 58(2) भी, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे, जो प्रेसिडेंट की पावर है टू डिज़ोल्व, वो हटाया गया कि नहीं, 240 मिलियन लोगों की जो विल है वो एक आदमी अपने विम्स पर सबवर्ट नहीं कर सकता। थिंग्स लाइक द 18th अमेंडमेंट वर पास्ड एंड एस्टैब्लिशमेंट ने जितनी कोशिशें की हैं
वो उसको रिवर्स नहीं कर सक रहा, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना इलेक्शंस के बाद लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स के कंसेंसस से वो बड़ी मुश्किलों से हुआ था। और जो ये सारी मूवमेंट चली है पिछले कुछ सालों में कि 18 अमेंडमेंट को रिवर्स कर दिया जाए, not saying the 18th amendment is not open to criticism. Like the constitution, everything is open to criticism. One can say they've not devolved the powers enough कि भाई local bodies तक दो ना, सिर्फ provinces तक क्यों? Absolutely valid criticism. लेकिन जो लोग कहते हैं कि 18th amendment को रिवर्स करना चाहिए, जो लोग कहते हैं पाकिस्तान में parliamentary supremacy, one can argue whether it's constitutional supremacy or parliamentary supremacy, but regardless the parliament makes the constitution. वो नहीं होनी चाहिए, प्रेसिडेंशियल सिस्टम ले आएँ। आप जान लें कि या तो ये इस्टेब्लिशमेंट के टाउट्स हैं जो ये बात कर रहे हैं, जिस तरह फैसल वाडवा जूता लेकर आ गए थे 18 अमेंडमेंट को रिवर्स करने, उन्होंने बूट ही रख दिया था टीवी शो के ऊपर। तो ये जान लें ये मैसेजिंग कहाँ से आ रही है, या तो ये वो लोग हैं जो ये इस्टेब्लिशमेंट प्रोपेगेंडा से कम्प्लीटली ब्रेन वॉश हो चुके हैं और आज तक इनको ये लगता है कि वो बेनेवोलेंट डिक्टेटर एक आ जाए ना, हाँ पाकिस्तान के मज़े आ जाएँ। ये वही लोग हैं जो शायद आबा अगर ये 100 साल पहले पैदा होते तो बोलते हैं यार माउंट बैटन कितना अच्छा आदमी है, ये नेहरू, जिन्ना, गांधी, ये लोग जो है ना, इन लोग एक औकात ही नहीं है डेमोक्रेसी की। इन लोगों की खुद की भी तो देखें ना, ऑटोक्रेट्स हैं यार। अपनी मुस्लिम लीग में इन्होंने डेमोक्रेसी नहीं, कांग्रेस में डेमोक्रेसी, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी चाहते हैं यार। ये लोग बिल्कुल ठीक नहीं है। माउंट बैटन ही ठीक है यार, डंडा चाहिए इस कौम को। ये इस तरह की बातें करते हैं ये जो यहाँ प्रेसिडेंट, जो मिलिट्री प्रेसिडेंट्स हैं, उनके बूट चाट चाट के अपनी नौकरियां तलाश कर रहे होते हैं। आप बातें भी इनके खिलाफ करते हैं, बुग्स भी इनके खिलाफ हैं, ये शहादतें देते तब भी आप बातें करते हैं। एग्जैक्टली यही सोचती है अयूब खान की, जिसने बोला भाई ये जानवर लोग साले ब्राउन, इनकी थोड़ी औकात डेमोक्रेसी की। ये साले बंगाली, सिंधी, बलोच, इनकी क्या औकात है डेमोक्रेसी की? डेमोक्रेसी गोरे लोगों की होती है ना, जिनके साथ मैं यार ओपन सनरूफ खोलकर गाड़ी में बैठकर परेड्स करता हूँ, फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स लिखता हूँ, अपने आप को उनसे इक्वल समझता हूँ। गेट द कॉलोनियल आइडिया कि भाई अवाम जो है ये जानवर है, ये सैवेजेस हैं, मैं इक्वल हूँ गोरों से, मैं फ्रेंड्स हूँ, नॉट मेरे मास्टर्स थोड़ी हैं, मैं इनसे इक्वल हूँ, मैं इनके साथ बैठता हूँ। बाकी जो पूरी आवाम है ना, ये जो 10 करोड़ हैं, जहल का निचोड़ है। यही आइडिया था अयूब खान का कि ये लोग डेमोक्रेसी नहीं डिजर्व करते, डेमोक्रेसी तो गोरे लोगों के लिए होती है, इनको दे दो बेसिक डेमोक्रेसी। तो उसी तरह एक अनइलेक्टेड इलेक्टोरल कॉलेज बनाकर रिग करके प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस मदर ऑफ द नेशन फातिमा जिन्ना के खिलाफ कैंपेन कर कर उन्होंने एक विनियर भी कहना शायद इसको एक एग्जैजरेशन होगा, डेमोक्रेसी का एक तमाशा बनाकर इलेक्शंस और वर्ड्स लाइक प्रेसिडेंट, कॉन्स्टिट्यूशन का एक तमाशा बनाकर प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस करवाकर खुद जी प्रेसिडेंट बन गए। और आजकल डेमोक्रेसी का अलम उठाने वाले उमर अयूब खान कहते हैं नहीं, मेरे ग्रैंडफादर के बारे में कोई बुराई नहीं करेगा, वो अच्छा आदमी था। पूरी एक एंटी अयूब मूवमेंट लगी। आप अवाम को गालियाँ देते हैं ना, इसीलिए हमें लगता है हर चीज़ अनप्रेसिडेंटेड, बिकॉज आपको बताया नहीं जाता कि अयूब के ख़िलाफ़ एक पूरी मूवमेंट चली जिसने फिर इलेक्शंस करवाए। ऐसे नहीं है कि ये आमिरों के दिल पसीज जाते हैं 10-10, 15-15 साल हुकूमत करके, यार अब हमें जाना चाहिए। एक पूरी मास मूवमेंट लगती है इनको हटाने के लिए। तो वो मूवमेंट हुई, इलेक्शंस रिस्टोर हुए, डेमोक्रेसी रिस्टोर हुई पाकिस्तान में, इलेक्शंस हुए 1971 में। जो हुआ उसमें हम एक अलग वीडियो बना चुके हैं, वो आप जाकर देख लें। टोटल डिज़ास्टर। 1973 में एटलीस्ट पाकिस्तान गॉट अ कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज़ अ ह्यूज अचीवमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान कि भाई पहली दफ़ा पहली दफ़ा तो नहीं, पहले भी कॉन्स्टिट्यूशन आ गया था, बट द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, वो यही है कि भाई आपको क्या चीज़ शहरी बनाती है। अगर हम पाकिस्तान का आइडिया देखें, अगर एक पाकिस्तान को हम एज अ प्रोजेक्ट देखें, NWFE का जो रेफरेंडम हुआ क्वेश्चनेबल, आपने पाकिस्तान बनाया, उसके बाद रैडक्लिफ अवार्ड जिस तरह से हुआ सबको पता है। NWFE की गवर्नमेंट आपने हफ्ते में गिरा दी, कालात को आपने एनेक्स कर दिया, सिंध की गवर्नमेंट आपने गिरा दी। तो जो पूरा पाकिस्तान है ना, उसको वही फैज़ अहमद फैज़ वाली फीलिंग आ रही होगी कि ये दाग दाग उजाला, ये सफ़ कसीदा शहर, ये वो शहर तो नहीं जिसकी आरजू लिए चले थे यार कि मिल जाएगा कहीं ना कहीं फ़लक के दश के तारों की आखिरी मंजिल। कि ये कौन सा पाकिस्तान है, राइट? हमें तो कोई और ख्वाब बेचा गया था। या जो गरीब तबका है, जो गरीब आवाम है, उसको क्या फ़र्क पड़ रहा है कि उसका जो लैंडलॉर्ड है वो पहले ब्रिटिश राज को टैक्स देता था, फिर वो पाकिस्तान के प्रोजेक्ट का हिस्सा हो गया, तो वो तो बेचारा गरीब स्लेवरी में ही रह रहा है ना, उसको तो उस तरह से राइट्स नहीं मिल रहे। हम जब कहते हैं अयूब खान ब्रिलियंट, ज़ियाउल हक ब्रिलियंट, एक एलीट स्टेटस को था। एंड इल्हान नाज साहब अभी ख़ुद एक सीरीज़ भी शुरू कर रहे हैं अपनी किताब के ऊपर, जिसमें उन्होंने बहुत खूबसूरती से बताया है कि किस तरह ब्यूरोक्रेसी और मिलिट्री लीडरशिप है ना, उसने सारी स्टेट रिसोर्सेज और पाकिस्तान प्रोजेक्ट पे शुरू में ही कैप्चर कर लिया था। तो ये जो एट द टॉप लोग थे,
ये हर चीज़ कंट्रोल कर रहे थे, इनके लिए डेवलपमेंट हो रही थी, इनके लिए डॉलर्स आ रहे थे, और जो गरीब आवाम थी ना वो स्लेव्स ही थे। हमने 1971 के ज़ुमरे में बहुत ये डिस्कस किया है कि किस तरह ईस्ट पाकिस्तान को एज अ कॉलोनी यूज़ किया जा रहा था, उनकी रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट की जा रही थी, उनको इकोनॉमिक बेनिफिट्स नहीं दिए जा रहे थे, और उनकी रिसोर्सेज से इस्लामाबाद बन रहा था। पाकिस्तान में भी यही हो रहा था कि जो प्रिफरीज़ हैं उधर से रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट कर कर वर बीइंग पुश्ड इनटू इस्लामाबाद, कराची, जो एलीट एंड ऑनक्लेव्स थे पाकिस्तान में। 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस भी था वो भी परफेक्ट नहीं था। उसमें जो बलोच लीडर्स थे उनको थोड़ा कजोल किया गया, थोड़ा प्रेशराइज किया गया टू गेट देम ऑन बोर्ड, बट दे केम ऑन बोर्ड, राइट। अब उसका कॉन्टेक्स्ट समझे। 1971 हुआ है, अब पूरी दुनिया को लग रहा है कि पता नहीं वेस्ट पाकिस्तान भी रहेगा नहीं रहेगा, बलूचिस्तान में एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट शुरू हो गई है। सो हमारा जो एक स्टेबिलिटी तो नहीं फिर भी पर एक इक्विलिब्रियम कह लें उसको, बन गया था पाकिस्तान के बाद कि 1947 से 1970 अच्छा यार ये स्टेटस को है, ये इक्विलिब्रियम है, इस तरह मुल्क चलता है। जब ईस्ट पाकिस्तान टूटा तो वो टूट गया, राइट। अब थिंग्स आर इन फ्लक्स अगेन कि ये जो हमने सिस्टम बनाया था अब ये टूट गया है, अब चीज़ें कहाँ बैठेंगी वापस, राइट। लाइक will Balochistan also now become another country, will KP also become another country, like अब complete balkanization होगी। उसमें आपके पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स गॉट टुगेदर एंड सेड के यार नहीं, क्या है कॉन्स्टिट्यूशन उसमें कि इट्स अ रीअफर्मेशन कि हम पाकिस्तान का हिस्सा हैं, और ये हम रूल्स ऑफ द गेम, आज क्या हम बोलते हैं रूल्स ऑफ द गेम बना लें। भाई रूल्स ऑफ द गेम बन गए थे ना 1973 में। आपने हर प्रोविंस के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को मिलाकर, पूरी आवाम के रिप्रेजेंटेटिव्स को मिलाकर बोला ये कॉन्स्टिट्यूशन है, ये रूल्स ऑफ द गेम है। नाउ वी आर बाय आवर ओन फ्री विल डिसाइडिंग कि हम लोग मिलकर पाकिस्तान बनाएंगे, इस तरह बनाएंगे, इस मॉडल पे बनाएंगे। Anybody trying to undersell what a huge achievement the 1973 Constitution was is lying to you. अब इस कॉन्टेक्स्ट में आप समझें कि एक आदमी अगर आके कहता है कि यार मेरी जो मर्ज़ी होगी मैं करूँगा, मैं अपने मुल्क में ड्रोन मार दूँगा, मिसाइलें मार दूँगा, अपनी एयरफोर्स अपने लोगों के खिलाफ इस्तेमाल करूँगा, ये क्या है कॉन्स्टिट्यूशन, डस्टबिन में फेंको इसको। और फिर लोग आके वाह 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 ये सबसे अच्छा आदमी था यार हमारे लिए, ये कितना बेहतर था, ये देखो नवाज शरीफ और जरदारी के पेंडू लोग हैं, मुशर्रफ कितना है छाती छोड़। अब आपको समझ में आ रहा है कि ये कौन लोग हैं, ये वो जो कॉलोनियल बाबू क्लास हमारे यहाँ अपने आप को परपेचुएट कर रही है क्या मेंटालिटी के साथ, ये ऐसे लोग हैं, वही लोग हैं जो कहते हैं 18 अमेंडमेंट को रिवर्स कर देना चाहिए। आप दो चीज़ों का मुकाबला करें ना, आप एक चीज़ का इस बात पे ना क्रिटिसाइज़ करें कि जी परफेक्ट क्या होता है। एक तरफ एक कॉन्स्टिट्यूशन बनती है, लोग डिबेट करते हैं, साथ बैठते हैं, उसमें मसले मसाइल भी होंगे। दूसरी तरफ एक ज़ियाउल हक आता है जो कहता है ये सब बकवास था, घर जाओ सारे के सारे, ठीक है अब तो तुम लोगों ने मान लिया ना तुम पाकिस्तान का हिस्सा हो। अब मैं ज़ियाउल हक हूँ और मेरे पास एक डिवाइन राइट है, क्योंकि मैं सबसे अच्छा मुसलमान हूँ, मैं आपको भी बता सकता हूँ इस्लाम क्या है, मैं आपको सज़ा भी दे सकता हूँ, मैं साथ ही साथ करप्शन भी कर सकता हूँ, झूठ भी बोल सकता हूँ, जो चीज़ इस्लाम में नहीं है वो भी कर सकता हूँ, लेकिन हक मेरे पास है क्योंकि मैं खुदा का दिया हुआ नुमाइंदा हूँ। और अगर तो आप कहते हैं रेफरेंडम में नहीं तो आप इस्लाम और कुरान और सुन्ना सब चीज़ के अगेंस्ट हैं। ये आदमी, इसको आप कंपैरिजन करें कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। सो व्हेन वी डिस्कस द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, व्हेन वी डिस्कस द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, रियलाइज दैट a lot of times when people do that, they do it with an agenda to promote the other thing। कि नहीं भाई ठीक है, आज भी अगर लोग आके कहते हैं कि भाई इमरान खान के ये मसले मसाइल थे, बिल्कुल थे मसले मसाइल, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक क्वाज़ी मिलिट्री रूल बना दें। नवाज शरीफ के मसले मसाइल थे, इसका मतलब ये नहीं है कि जी मुशर्रफ आ जाए, या ये नहीं है कि जनरल बाजवा सुप्रीम कोर्ट को इस्तेमाल करके उनको निकाल दें, या जुल्फ़िकार भुट्टो को फांसी हो जाए, या बेनज़ीर भुट्टो को आप असैसिनेट कर दें।
these are the two systems that have persisted in Pakistan and people have repeatedly lied to you कि 30-40 साल से जी सियासतदानों ने मुल्क बर्बाद कर दिया। आप पाकिस्तान की तारीख तो देखें, ये जो फ़ौजी आमिर आए हैं जिन्होंने डेकेड्स तक पाकिस्तान पे रूल किया है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाकी डेकेड्स में रूल किया है, इन्होंने पाकिस्तान को बर्बाद किया। ज़ियाउल हक ने 1985 में 8th अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिसने ये जो आर्टिकल 58(2)B है, प्रेसिडेंट्स राइट टू डिसॉल्व द असेंबली, इसको री इंट्रोड्यूस किया। अगेन जो लोग आपको कहते हैं ज़ियाउल हक और मुशर्रफ ने बड़ी डेमोक्रेसी दी है पाकिस्तान को, वो रेड बटन जो है ना, वो जो माउंट बैटन रोल है, वो उन्होंने अपने लिए ही रिटेन किया है। साथ ही साथ उन्होंने आर्टिकल 48 में लिखा कि प्रेसिडेंट जो चाहे कर ले, उसकी डिस्क्रेशन है और वो कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता इस चीज़ को ऑन एनी ग्राउंड्स व्हाटसोएवर। देख रहे हैं आप, फिरौनियत देख रहे हैं आप, और आप बदनीयती देख रहे हैं उन लोगों की जो लोग कहते हैं कि फ़ौजी आमिर ज़्यादा डेमोक्रेटिक हैं इन लोगों से। आर्टिकल 90 जो है उसमें उन्होंने ये प्रोविज़न डाली कि पार्लियामेंट प्रेसिडेंट के अलावा किसी बॉडी या प्रोविंसेस को कोई पावर नहीं दे सकता। आर्टिकल 270 में ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ रेगुलेशन और प्रेसिडेंशियल रेफरेंडम को भी पार्लियामेंट से वैलिडेट करवा दिया। लुक, सो व्हाट देयर डूइंग इज़ कि भाई पार्लियामेंट जो है उसको खोखला कर दिया जाए, प्रेसिडेंट के पास सारी पावर्स हो, पार्लियामेंट के पास इतनी पावर्स भी ना हो कि वो प्रोविंसेस तक डिसॉल्व कर सके। नाउ अंडरस्टैंड हाउ द एस्टैब्लिशमेंट थिंक्स, नाउ अंडरस्टैंड द क्रिटिसिज्म ऑफ द 18th अमेंडमेंट ओवर द पास्ट डेकेड। अयूब खान, इस्टेब्लिशमेंट, ये सब चाहती हैं कि पावर रिसोर्सेज जो है ना वो सारी सेंटर पे हों। जो आपके पेरिफेरीज हैं, लेट्स से बांग्लादेश है, वो जो चीज़ बना रही है उसका पैसा है इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद डिसाइड करे वो पैसा कहाँ जाए। दिस इज़ वाई दे ट्राई एंड मेक अ सिस्टम वेयर जो फेडरल कंट्रोल है ना वो बिल्कुल ही सेंटर में इस्लामाबाद पिंडी में कॉन्सेंट्रेटेड रहे और बाकी जो पूरा मुल्क है ना वो लेबर कैंप बन जाए इनके लिए। इधर जंगें हों, अमेरिकन डॉलर्स आए, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी ना हो, कोई सवाल ना पूछे कि भाई इतने डॉलर्स आए थे वो गए कहाँ। अवाम जो है वो वैसी की वैसी रहे एंड देन अवाम को आप बोल देते हैं, 4 सियासतदान दे देते हैं इनको गालियाँ दो, घर जाओ सो जाओ। जो आपको गलत तारीख बताते हैं उनकी बदनियानती देख रहे हैं कि भाई जुल्फ़िकार भुट्टो बहुत ऑटोक्रेटिक थे, तो क्या इसका ये मतलब है कि ज़ियाउल हक का, अच्छा उनकी ऑटोक्रेटिकनेस को आपने डिफीट करने के लिए एक ऑटोक्रेट डिस्पॉट बुला लिया जो 10 साल हुकूमत की उसने, तो ये और झूठ भी बोला कि मैं 90 दिन में इलेक्शन, मैं तो बहुत ही नेक पाक आदमी हूँ, 90 दिन में इलेक्शन करूँगा। खुद वो लोग खुद ज़ियाउल हक कानून ला रहे हैं कि जो सादिक नमीन नहीं होगा ना वो पॉलिटिशियन नहीं होगा। सर आपने तो जो टीवी पे आके बार बार 90 दिन बोला, आप तो सादिक नमीन नहीं है। एंड व्हेन ज़ियाउल हक डाइड हिज लेगेसी रिमेन्ड, एंड वो जो ज़ियाउल हक की लेगेसी थी और जो उन्होंने पाकिस्तान को जो जहन बर्बाद किए हैं वो तो हम आज तक जी रहे हैं उन लोगों के साथ, राइट। कि जो ज़िया की पैदावार है वो तो आज तक हमारी ज़िंदगी में है। लेकिन ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स थे, ये जो सिस्टम उन्होंने बनाया हुआ था, ये जो सिस्टम के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स थे, उसी ने पाकिस्तान को अगले 10 साल भी बर्बाद कर दिया। इनफैक्ट 2017 तक बर्बाद कर दिया कि नवाज शरीफ को जिस चीज़ पे डिस्क्वालीफाई किया था कि आप सादिक नमीन नहीं रहते हैं, वो ज़ियाउल हक का कानून था ना। बट जो 90s है उसमें तो ग़ुलाम इसाक़ खान बैठे हैं, उनकी जब मर्ज़ी आएगी। एंड हम अगली वीडियो असगर खान केस पे करेंगे जिसमें ग़ुलाम इसाक़ खान पे ज़रा खुलकर बात होगी कि उन्होंने 1990 में क्या किया था और उनकी असलियत क्या है। लेकिन ये जो सिस्टम है कि प्रेसिडेंट के पास पावर है, जब मर्ज़ी आए पानी बंद कर दें आप पीछे से, ख़त्म डेमोक्रेसी, बहुत खेल लिया तुम लोगों ने, चलो बेटा घर चलो। क्यों भाई, एक अनइलेक्टेड आदमी के पास ये पावर क्यों होनी चाहिए? वो ज़ियाउल हक की जो लेगेसी थी 58(2)B वाली, उसने हमसे 10 साल छीन लिए। वो जो 90s का म्यूज़िकल चेयर्स था, दैट इज़ अ डायरेक्ट रिज़ल्ट ऑफ ज़ियाउल हक्स टेरेबल लॉ मेकिंग। 3 गवर्नमेंट्स गिराई गई 58(2)B को इस्तेमाल करते हैं। 1997 में 13 अमेंडमेंट करके नवाज शरीफ ने 58(2)B को निकाला जब कॉन्स्टिट्यूशन से, तो फिर जनरल मुशर्रफ आ गए जिनको 58(2)B की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जनरल मुशर्रफ ने खुद 17 अमेंडमेंट की जो फिर 58(2)B को वापस इंट्रोड्यूस किया। देख रहे हैं कि किस तरह डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़ फ़ौजी आमिर काम कर रहे हैं। और ये जितने भी बुरे भले हैं, मैं हमेशा कहता हूँ 90s के इमरान खान थे, नवाज शरीफ, वो लोग कम अज़ कम सिस्टम पे फोकस कर रहे हैं कि भाई सिस्टम में से ये चीज़ें निकालो कि ये किल स्विच एक आदमी के हाथ में नहीं होना चाहिए। आई कीप हार्पिंग ऑन अबाउट दिस कि प्लीज़ स्टॉप वेटिंग फॉर अ मसीहा, ठीक है। मतलब हम पॉलिटिक्स को आप इस तरह डिस्कस करते हैं, क्या उसकी शक्ल तो देखो यार, क्या आप चाहते हो ये शक्लों में मत जाओ यार, एक सिस्टम बना लो, एक कानून बना लो, उसमें जो चीज़ें चलेंगी वो चलेंगी। सो 18 अमेंडमेंट में 58(2)B को रिमूव करवाना वाज अ विन फॉर डेमोक्रेसी। थिंक ऑफ दिस एज अ मॉर्टल कॉम्बैट। अगर पाकिस्तान में डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशन का एस्टैब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हो रहा है ना, तो जब आप लोग बात करते हैं 100% कभी भी नहीं होती, आप उसको एक मॉर्टल कॉम्बैट में देखें, रेन और कैन और रियो की फ़ाइट में, कि जब एक
हदूकिन इस तरफ पड़ता है तो वो चीज़ 70 पे चली जाती है, एंड इवन मॉडल कॉम्बैट में नहीं होता, बट इसमें आप इमेजिन करें कि अच्छा वो चीज़ फिर उसकी हेल्थ बढ़ जाती है, वो 70 पे आ गई है। अब फिर इस तरफ से एक मूवमेंट आती है कि भाई सुप्रीम कोर्ट को इस्तेमाल करके आप प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं, वो चीज़ वापस 60 पे चली जाती है, वो चीज़ वापस 50 पे चली जाती है। तो पिछले 10 साल में 2008 पे लेट्स से अगर डेमोक्रेसी पाकिस्तान में 0 पे थी, तो वो 2017 तक 50 क्रॉस कर गई होगी कम अज़ कम। वो 2017 से लेके 2024 तक वापस आपने 0 की तरफ कर दिया। चले मे बी कंप्लीट मिलिट्री रूल नहीं है, 5 पे ले आए हैं हम उसको, इफ़ नॉट 0। एंड मेरी ये सारी बातें हमेशा मिसअंडरस्टैंड होती हैं। बोलते हैं आप बोल रहे हैं नवाज शरीफ फरिश्ते, ना मैं बोल रहा नवाज शरीफ फरिश्ते थे, ना मैं बोल रहा हूँ जुल्फ़िकार भुट्टो फरिश्ते थे, ना मैं कह रहा हूँ इमरान खान फरिश्ते थे। सब ऑटोक्रेटिक थे, सब कंप्लीट पावर चाहते थे, लेकिन वो कभी जो भी चाह लें वो ना अयूब खान बन सकते हैं, ना मुशर्रफ बन सकते हैं, ना ज़ियाउल हक बन सकते हैं। एट द एंड ऑफ द डे जितने भी लाडले हों वो हैं एक सिविलियन। They can never do what military dictators have done in Pakistan. तो अगर तो आप एक सिस्टम बनाएंगे, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, एक सुप्रीम कोर्ट बनाएंगे जिसमें चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, वो चीज़ें कंट्रोल रखेंगी। ठीक है, ये जो ऑब्सेशन ऑफ कंट्रोल इन अ हैंडफुल ऑफ पीपल है ना, कि हर दफ़ा किल स्विच हमारे हाथ में हो, कि जो आदमी ऑटोक्रेटिक हो रहा है ना हम वो, भाई आप नहीं डिसाइड कर सकते। वो कॉन्स्टिट्यूशन की जो सेट लिमिट्स हैं वो डिसाइड करती हैं, वो पार्लियामेंट डिसाइड करती है। और अगर तो आपको लग रहा है कि मेरे ओपिनियन बायस है, आप जाके किताब पढ़ें। मोहम्मद वसीम लिखते हैं कि 2013 के इलेक्शन के बाद मुल्क में एक कंसेंसस हो गया था पार्लियामेंट्री सुप्रेमेसी पर। 2018 के इलेक्शन में पार्लियामेंट ने 2 वजह से अपनी क्रेडिबिलिटी खो दी। पहले 2018 के जो इलेक्शन थे, जो पूरी दुनिया ने बोला कि मैसिवली रिग्ड थे। दूसरा, इस्टेब्लिशमेंट का जो किंग मेकर रोल बन गया था कि नेशनल असेंबली जो है अब वो इलेक्ट नहीं सिलेक्ट होगी। 2013 के ही जब इलेक्शन हुए, जो फ्री एंड फेयर एब्सोल्यूट टर्म्स में कोई नहीं कह रहा, बट अगर आप उनको 2018 या 2024 के इलेक्शंस में कंपेयर करें, आई डोंट थिंक दिस इज अप फॉर डिबेट दैट द 2013 इलेक्शंस वर कॉलोसली बेटर इन मोस्ट ऑफ द कंट्री। केपी में टेररिज्म हो रहा था तो उसकी वजह से लोग मरे हैं, एंड वी कैन नॉट डिस्काउंट दैट, और वी कैन नॉट अंडरसेल कि लोग मर रहे हैं इलेक्शंस के दौरान। उसके अलावा जो बाकी मुल्क है 2013 में, अगेन मे बी शायद बलूचिस्तान को भी आप छोड़ दें, तो बलूचिस्तान में भी इलेक्शन के नाम पे मजाक ही होता है मुल्क में। सिंध और पंजाब में 2013 के जो इलेक्शंस हैं आर बेटर दैन मोस्ट इलेक्शंस दैट हैव हैपेंड इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। उसके जो गेंस थे, उससे जो इनसिक्योरिटी पैदा हुई थी, वो 2014 में आपको नज़र आ गई थी। जो ओरिजिनल लंदन प्लान था कि ताहिरुल कादरी को ISI के हेड ज़हीरुल इस्लाम ने बुलाकर, इमरान खान को लंदन में बुलाकर जो धरने वाला प्लान था, आपने अपनी आंखों से देखा कि पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर हाउस के ऊपर अटैक हो रहा है। दीज आर सिम्बल्स ऑफ योर डेमोक्रेसी, राइट। उसके अंदर जो भी बैठा हुआ है उसको आप छोड़ दें, अंदर जो है आपको पसंद है नहीं पसंद है वो बातें आप छोड़ दें। एक मॉब अगर पार्लियामेंट में हमला कर रहा है, ठीक है, या प्राइम मिनिस्टर हाउस पे हमला कर रहा है, दिस शुड नॉट बी सीन एज अ पॉजिटिव फॉर एनी पाकिस्तानी, राइट। अगर उस टाइम PTI के लोग उस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे थे, आपको कैसा लगता है कि इमरान खान एज प्राइम मिनिस्टर हाउस में होते और TLP वाले लोग जो हैं वो अंदर घुस जाते और मिलिट्री बाहर जो प्रोटेक्ट करने के लिए वो बोलती भाई हमारे पास ऑर्डर है, हम तो नहीं प्रोटेक्ट कर सकते, right? You would have felt very differently, but because PTI was doing it and PMLN was inside, we feel differently about it. We need to realize कि पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर हाउस, इसमें लोग अच्छे नहीं हैं, इसमें मसले मसाइल हैं, बट वो एक प्रोसेस है, वो एक तसलसल चलेगा तो चीज़ें बेहतर होंगी। जब वो कोशिश भी करें ना कि यार हम खड़े हो जाएं, आप उनकी टांगें तोड़ देते हैं, आप उन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, तो वो चीज़ कभी भी नहीं बनेगी। थिंक ऑफ डेमोक्रेसी एज अ प्लांट। आप एक पौधा लगाते हैं, अब आप बैठे हुए हैं कि 5 साल हो गए पौधे को फल नहीं दे रहा, आप उसको ना जूते मार मार के तोड़ देते हैं। फिर आप पौधा लगाते हैं, बोलते हैं हमने पिछले बार भी 5 साल दिए थे, अब फिर 5 साल दे रहे हैं, पौधा फल ही नहीं दे रहा हमें, फिर आप उसको जूते मार मार के तोड़ देते हैं। कैसे वो फल देगा? तो जो थोड़ा बहुत 2008 से 18 हमने सिस्टम बनाया भी था, वो चीज़ रिवर्स की गई, हाइब्रिड रिजीम लाई गई। मोहसिन दावर ने रिसेंटली बोला है कि कर्नल बिठा दिया था पार्लियामेंट में जो पूरी पार्लियामेंट कंट्रोल करता था। इमरान खान ने खुद भी एक्नॉलेज किया कि भाई मैं तो ISI को फ़ोन करता था कि लॉज पास करवा दो, प्रेशराइज़ कर दो पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर। अब
जिस तरह लॉज पास हो रहे हैं, पॉलिटिशियंस को खुद नहीं पता कि अच्छा ये लॉज हमने पास किए हैं, हमने नहीं किए हैं, इवन दो दे माइट हेट द लॉज, इवन दो दे माइट नॉट वांट टू पास, वो पास हो जाते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर कौन लगा रहे हैं किसी को नहीं पता, कैबिनेट कहाँ से बन रही है किसी को नहीं पता, सुपरा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ बन चुकी हैं। तो ये जो एक हाइब्रिड रिजीम प्लस क्वाज़ी मिलिट्री रूल सिस्टम बन गया है, ये ओवरनाइट नहीं बना है। तो इसीलिए हमें हिस्ट्री में जाकर समझना पड़ेगा कि यार हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल डायनामिक्स में क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, क्या क्या इश्यूज़ हैं, जिसकी वजह से वी स्टैंड वेयर वी स्टैंड। तो आप जाकर प्लीज़ किताब पढ़ें। इस चैप्टर में काफ़ी डिस्कस होता है कि भाई पाकिस्तान में जो कॉम्पैक्ट हिस्टोरिकल आइडेंटिटी नहीं है और एक कंटिन्यूइंग पॉलिटिकल एंटिटी नहीं थी। हमने पिछली पॉडकास्ट में भी डिस्कस किया था, आप ये सीरीज़ में देख लेंगे। पाकिस्तान बनने के बाद हमें जो वो कंटिन्यूएशन नहीं मिली जो शायद इंडिया को मिल गई थी। फिर जो वन यूनिटाइजेशन है उसकी जो फैसिनेशन है हमें सेंट्रलाइजेशन की, जो मैंने इस वीडियो में भी बहुत ज़्यादा बात की है, उससे जो पेरिफरीज है ना वो बैकलैश आ जाता है। अगर आपका बलोच नेशनलिज्म आ रहा है, सिंधी नेशनलिज्म आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है बिकॉज दे फील लाइक कि ये जो पाकिस्तान आपने बनाया हुआ है ना, इसमें हम अदर हैं, इसमें हमारा हिस्सा नहीं है। और वो जो इनइक्वालिटी है वो कभी कभी आप बेक इन कर देते हैं टू द सिस्टम इटसेल्फ। बांग्लादेश क्यों अलग हुआ? क्योंकि वो आपसे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मांगता था। 18 अमेंडमेंट आपको क्या देती है? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी देती है कि भाई जो रिसोर्सेज हैं वो फेडरल इंस्टीट्यूशन जो है ना, हमारे उनके पास मौका ही ना मिले कि वो पहले ही हर सारी रिसोर्सेज खा लें, वो प्रोविंसेस में ही रहें, प्रोविंसेस में ही इस्तेमाल हो, प्रोविंसेस में ही वो पैसा स्पेंड हो। हद तक जनरल बाजवा ने 2019 में ये भी कह दिया था कि शेख मुजीबुर रहमान के 6 पॉइंट से ज़्यादा डेंजरस है 18 अमेंडमेंट पाकिस्तान के लिए। नाउ डू यू अंडरस्टैंड द आइडियाज़ बिहाइंड विच दे थिंक कि अच्छा भैया रिसोर्सेज जो हैं वो प्रोविंसेस को मिल जाएंगी, लोगों को मिल जाएंगी, लोकल लेवल पर डिवॉल्व हो जाएंगी। तो ये तो शेख मुजीबुर रहमान के 6 पॉइंट से भी बहुत बुरी चीज़ है। द सिस्टम दैट दे वांट इज़ कम्प्लीटली एंटीथेटिकल टू अ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, विच इज़ वाई फॉर ऑल ऑफ इट्स इल्स, फॉर ऑल ऑफ द इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व विच वी मे नॉट लाइक इन द प्रोसेस, push comes to shove between the choice of military autocracy and constitutional democracy, my vote will always be for constitutional democracy. साथ ही साथ अगर आप रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन पाकिस्तान बनने के बाद देखेंगे तो एक पंजाब डोमिनेंस रही है, स्पेशली नॉर्थ पंजाब डोमिनेंस रही है। कराची, हैदराबाद, नॉर्थ पंजाब, इधर सारी रिसोर्सेज दी जाती थी। तो 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने थोड़ा ये मेजॉरिटेरियनिज्म जिसको हम कहें या डोमिनेंस कहें पंजाब की, उसको कॉम्बैट करने के लिए बाय कैमरलिज्म इंक्लूड किया, जिसका मतलब है सेनेट आ गई, राइट। एक आपकी नेशनल असेंबली है, एक सेनेट है। सेनेट जो है वो पॉपुलेशन बेसिस पे लोग नहीं सेलेक्ट होते। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट इतनी स्ट्रांग है पाकिस्तान में, उसका हर चीज़ पे कंट्रोल है, उसने सेनेट को भी एक एलीटिस्ट इंस्टीट्यूशन बना दिया। मतलब फैसल वाडा जैसे लोग अगर सेनेटर बन रहे हैं पाकिस्तान में, यू कैन अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान में सेनेट किस तरह से चलाई जा रही है। तो वो एक जोक बन गया है, बट इन टर्म्स ऑफ द सिस्टम इटसेल्फ इट वाज अ गुड थिंग इंट्रोड्यूस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन कि यार एक चीज़ होनी चाहिए जो मेजॉरिटेरियनिज्म के अगेंस्ट हो। आपने अगर हमारी पॉडकास्ट रफ़ीउल्लाह काकड़ साहब के साथ सुनी है तो उन्होंने समझाया है कि किस तरह हमारा जो इलेक्टोरल कॉलेज है, किस तरह हमारी जो नेशनल असेंबली की सीट्स भी हैं वो कितना ज़्यादा फेवर करती हैं पंजाब को। तो कोई इंसेंटिव भी नहीं है। अभी आपने हाल ही का इलेक्शन देखा होगा, नॉर्थ पंजाब इलेक्शन था, राइट। 2024 का फोकस क्या था? PMLN PTI नॉर्थ पंजाब। सिंध में तो PTI ने वो भी नहीं की, कैंपेन भी नहीं की। KP में PTI की डोमिनेंस थी, सिंध में PPP जीती है, बलूचिस्तान में क्या हुआ हमें भी नहीं पता। पंजाब इज़ दी ओनली थिंग दैट मैटर्ड, राइट। कि अगर लाहौर गुजरांवाला की जो सीटें हैं वो मिलाकर बलूचिस्तान से ज़्यादा होंगी तो आप क्यों बलूचिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे, राइट। गो लिसन टू दैट पॉडकास्ट, ही डज अ ग्रेट जॉब एट एक्सप्लेनिंग हाउ आवर सिस्टम इटसेल्फ हैज़ इनइक्वालिटी, अगेन आई एम यूजिंग दैट वर्ड अगेन, सॉरी, बेक्ड इनटू इट। साथ ही साथ 1973 की ये शॉर्टकमिंग भी थी कि उसमें 2 ही लिस्ट थी, फेडरल और कॉन्करेंट, उसमें प्रोविंशियल लिस्ट नहीं थी। इट टुक द 18 अमेंडमेंट टू डिवॉल्व पावर्स टू द प्रोविंसेस। 2019 में मोहम्मद वसीम लिख रहे हैं, पंजाब में PTI गवर्नमेंट ने लोकल बॉडीज़ को डिस्बैंड कर दिया 2 साल की लिटिगेशन के बाद। 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिस्टोर किया। इसमें मोहम्मद वसीम के लफ्ज़ हैं कि PTI की जो डिली डायलिंग टैक्टिक्स थी ऑन द मैटर, साथ ही साथ जो इस्लामाबाद है उसने 18 अमेंडमेंट को रोकने की कोशिश की, उसको डिले करवाया, उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने दी। आई वुड अर्ज ऑल ऑफ़ यू टू गो एंड रीड द बुक प्लीज़। एक और जो ताज़ाद है पाकिस्तान में लॉ मेकिंग में और कॉन्स्टिट्यूशन में वो यही है कि हमारी जो एक लेगेसी है, अगर हम ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम जो है जिसकी एक तारीख़ है वेस्टर्न
लीगल सिस्टम की, जूरिस्प्रूडेंस की, वो कभी कभी इन कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है हमारे इस्लामिक सिस्टम में, राइट। अब हमारी वो एक कन्फ्यूजन ही है, हम इस्लामिक रिपब्लिक हैं, हम वेस्टर्न डेमोक्रेसी हैं, हम क्या हैं। तो वो कभी कभी जो कानून हम बनाना चाह रहे हैं वो इन कॉन्फ्लिक्ट आ जाती हैं, यू नो, लाइक थिंग्स लाइक फेडरल शरीयत कोड, काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी, दे आर मोर ऑफ एन इम्पेडिमेंट। लोग लगे मज़हब के ख़िलाफ़ हूँ, नहीं, इट्स जस्ट द ब्रांडिंग कि आपको एक शैम बनाना है, आपको लोगों को दिखाना है हम बड़े इस्लामिक हैं, इसलिए आप ये चीज़ें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और इन चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता है डेमोक्रेसी या लॉ मेकिंग या लीगल प्रोसेस को रोकने के लिए। जैसे ना इस्लामिक बैंकिंग है पाकिस्तान में, इट्स अ ब्रांड, राइट, इट्स अ ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग थिंग। Push comes to shove, if you look at what is happening is the same that was happening in regular banking. आपकी जो regular bank branches थी वो overnight in the past few months आपने देखा वो इस्लामिक बैंक्स बन चुके हैं। क्या बदला है? आपको लगता है अंदर से उनके सिस्टम्स बदल गए, आपको लगता है उनके फॉर्मूले बदल गए, या उन्होंने टर्मिनोलॉजी बदल दी है कि प्रॉफिट लॉस की जगह हम शरिया कंप्लाइंट टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करेंगे। वही चीज़ है थिंग्स लाइक काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी, कि आपने बस दिखाने के लिए बड़े इस्लामिक मुल्क हैं इस तरह की चीज़ें डाल दी हैं, और वो फिर आपकी कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल डायनामिक्स में थॉर्न्स बन जाते हैं। वो समझ नहीं आता कि भाई अब इनका रोल इस सिस्टम में कैसे बनेगा। काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी ने ये भी कह दिया था कि रेप केसेस में डीएनए टेस्टिंग नहीं हो सकती एज प्राइमरी प्रूफ। फिर वो जो कंस्ट्रेंट ऑफ अंडर एज मैरिज एक्ट था उसके ख़िलाफ़ भी बोला। सो ये पैरेलल सिस्टम्स जो बनते हैं ना, ये जो इनहेरेंट चेक्स एंड बैलेंसेस ऑफ द सिस्टम इटसेल्फ है वो ख़राब कर देते हैं। मोहम्मद वसीम लिखते हैं कि आई वांट टू आर्ग्यू दैट इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हैज़ एडवांस्ड इन थ्योरी रादर देन प्रैक्टिस, इन टेक्स्ट रादर देन कॉन्टेक्स्ट। वही बातें हैं कि भाई नाम का है सिर्फ। इन कंक्लूजन मोहम्मद वसीम लिखते हैं कि पावर स्ट्रगल के सेंटर पर कॉन्स्टिट्यूशन ही है, पर उसकी जो जूरिस्प्रूडेंशियल लिमिट्स हैं दे आर इफेक्टिवली कंस्ट्रेंड, क्योंकि जो एक लीगल सोशलाइजेशन है बिटवीन द रूलर एंड द रूल्ड, उसकी एक इरोजन हो गई है, इरोजन ऑन द डिस्कोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, और एक राइवल पैटर्न ऑफ ऑल इनकम्पसिंग आइडियोलॉजिकल सोशलाइजेशन बन गई है। इसीलिए मैं ये वीडियोस आप लोगों की बना रहा हूँ कि सादे अल्फाजों में आपको मैं थोड़ी बहुत चीज़ें समझाने की कोशिश कर दूँ कि भाई हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन की एक कंटिन्यूएशन रही है, समझ रही है, वो नहीं रही है, साथ ही साथ नहीं पढ़ाया गया है, साथ ही साथ वो जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, मे बी दैट्स व्हाट आई एंड दिस वीडियो ऑन, ताकि आप एक कॉन्सेप्ट भी घर लेके जाएँ एज अ गिफ्ट जीतो पाकिस्तान पे, आज की एपिसोड जीतो पाकिस्तान एक्सपीरियंस पर। तो एक rival pattern, ideological, all encompassing, which is in our case the establishment, कि भाई यार वो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, मुल्क किस तरह से बनते हैं, वो तो किसी को समझ नहीं है ना। तो इन चीज़ों पे मत बातें करो। मुशर्रफ कितना अच्छा था यार, बेनेवोलेंट डिक्टेटर था, मीडिया आपका आज़ाद कर दिया यार। यही लोग तो देखें चैनल, इमरान खान तो मीर शकील रहमान को बंद कर देता है, मुशर्रफ कितना आदमी था, उसने किसी चैनल हेड। इस लेवल का डिस्कोर्स हो रहा होता है क्योंकि आपने एक सीरियस डिस्कोर्स जो है उसको इरोड कर दिया है, उसकी एक इरोजन हो गई है। इरोजन का मतलब है कि ओवर टाइम किसी चीज़ का ख़राब होना। जो प्रॉपर डिस्कोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है उसका आपको बताया ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ज़रूरी है, इसलिए एक फ़ौजी आमिर आके कह सकता है व्हाट इज़ इट, अ पीस ऑफ पेपर टू बी थ्रोन इनटू द डस्टबिन, और आप लोग तालियां हो जाते हैं कि यार सही बात तो की है इसने, कॉन्स्टिट्यूशन ने कभी हमें रोटी दी है, आटा दिया है। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है एक्चुअली आपको हक दिया है, लोग जो हैं वो डिलीवर नहीं कर सकते, बट व्हाट गिव्स यू द राइट टू एन एजुकेशन इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट मेक्स यू अ सिटीजन ऑफ द कंट्री, फॉर एनी राइट्स ऑफ योर्स टू बी प्रोटेक्टेड, कि भाई तुझे ज़िंदा रहना है और ये तेरे पास हक है कि कोई आके तुझे कत्ल नहीं कर सकता, ये भी आपको एक कॉन्स्टिट्यूशन ही हक दे रही है। The constitution is just a piece of paper could be thrown in the dustbin. इसीलिए हमने पिछले 2 साल में भी देखा कि भाई इलेक्शंस डिले हो गए, असेंबलीज डिसॉल्व हो गई, केयर टेकर सेटअप 1.5 साल आगे, किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि आपकी जो एलीट है वो खुश है कि भाई चल रहा है सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। जब आप एक सिस्टम को ख़राब कर देते हैं ना यार, जो हमने पहले भी बात की थी कि 2008 से 2018 तक एक मुल्क भर में एक कंसेंसस डेवलप हो गया था कि पाकिस्तान में एक पार्लियामेंट है, एक सुप्रीम कोर्ट है, इस तरह चीज़ें चलती हैं। जब आपने बोला ना कटो, पहली फुर्सत में निकल, जब वो सब बंद कर दिया, अब किसी को नहीं पता, फिर कुछ भी हो सकता है, लॉ ऑफ नेचर में कुछ भी हो सकता है। तो हमने वो कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रेमेसी जो पाकिस्तान बन रहा था, पार्लियामेंट्री सुप्रेमेसी जो पाकिस्तान बन रहा था, जो डेवलप हो रहा था, उसको जब फेंका है
तो अब लॉ ऑफ द जंगल है, अब आप इलेक्शंस करवाएं ना करवाएं, इलेक्शंस एज अ जोक हों, एक आदमी असेंबली डिसॉल्व करने की कोशिश करे, फिर आप केयर टेकर सेटअप 1.5 साल चलाएं, जोक बना दें आप हर चीज़ का, वो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अब हम लॉ ऑफ नेचर में चल रहे हैं। अब जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला सिस्टम है। तो ये जो भैंसें पार्लियामेंट में लेकर आया है, सुप्रीम कोर्ट पे धोतियाँ लेकर आए हैं, उनका कब अकाउंटेबिलिटी होगी ये तो हमें नहीं पता। हॉब्सियन सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो है वो ये कहती है कि मेटाफोरिकली, फ़र्ज़न, ऐसा हुआ नहीं कभी तारीख में, बट फ़र्ज़न सोचें अगर हम, हमारी पॉलिटिकल थॉट, हमारी एवोल्यूशन, तो एक वक्त होगा कि हम जंगल में होंगे, हम लोग सारे जंगल में। अब जंगल का निज़ाम क्या है कि मेरी मर्ज़ी भाई, मैं, तुम पूरा दिन जाओ शिकार करो, मेहनत करो, घर लेकर आओ थक कर, क्या हाँ मैं हिरन घर लेकर आया हूँ, मैं देखूँगा, बोलूँ अबे चल, मैं जाऊँ मुंह पे थप्पड़ मारूँ, हिरन ले लूँ खा लूँ, तुम बोलो भाई क्यों हिरन खा रहे हो, मैं तुम्हें गोली मार दूँ। आई नो इट साउंड्स लाइक कराची, के यही तो होता है मोबाइल चोरी पे। दिस इज़ वाई वी आर ऑल अगेंस्ट दिस सिस्टम वेयर थिंग्स लाइक दिस कैन हैपन इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, क्योंकि जो बेसिक रिलेशनशिप है ना बिटवीन द स्टेट एंड द सिटीज़न, जो पाकिस्तान में कभी उस तरह से डिस्कस नहीं हुआ, या जो मैं कह रहा हूँ वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, वो एक रैटिफिकेशन है ऑफ दैट रिलेशनशिप बिटवीन द सिटीज़न एंड द स्टेट, कि भाई हाँ हमारा ये रिश्ता है। तो हॉब्सियन सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी कहती है कि भाई आपके पास तो लिबर्टी है ना, लॉ ऑफ द जंगल में फ़ायदा क्या है, मेरे पास कंप्लीट फ्रीडम है, मेरे पास कंप्लीट लिबर्टी है, मेरी मर्ज़ी मैं जिसको जब मारूँ, जिसका जब कत्ल करूँ। तो एक स्टेट है वो मेरे पास आता है, बोलता है आओ ना ये लिबर्टी छोड़ दूँ, बोलो पागल हूँ, मेरा दिमाग ख़राब है, मेरी मर्ज़ी, मैं जब कत्ल करूँ। बोले हाँ तो तुम खुश होते हो कि तुम किसी और की हिरन चुरा लो, उसका कत्ल कर दो, हाँ, और जब तुम्हारा कोई हिरन चुरा ले तो तुम क्या करते हो। इंटरेस्टिंगली कांट इन मेटाफिजिक्स ऑफ मॉरल्स, दिस इज़ हिज आर्ग्यूमेंट, राइट, दैट इनहेरेंट मोरालिटी ऑफ आर्स कैन नेवर बी इन फेवर ऑफ समथिंग लाइक थेफ्ट, बिकॉज यू मे अग्री कि मैं किसी और का चीज़ चुरा लूँ, लेकिन अगर आपकी चीज़ चुरा ली जाएगी तो आप खुश नहीं हो सकते। सो इनहेरेंटली यू नो थेफ्ट इज़ इमोरल। खैर बहुत ही साइड ट्रैक हो गए हम। हॉब्सियन सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में स्टेट आके बोलता है कि हाँ यार ये तो मसला है कि मेरे पास भी कोई सिक्योरिटी नहीं है, तो ले फिर ये तो बुरी बात है। बोलो नहीं यार मैं बड़ा स्ट्रांग हूँ, मैं तो आऊँगा ना घूसे वूसे मारूंगा उसको ऐसी ही तैसी। बोले ठीक है तुम तो बड़े स्ट्रांग हो, तुम जब शिकार पे जाओगे तुम्हारे बच्चों को कौन प्रोटेक्ट करेगा। बोला ये क्या बकवास है यार, मेरे बच्चों की आवाज़ क्यों आ गई है आपकी। तो स्टेट कहता है यार जो तुम्हारी कंप्लीट फ्रीडम, कंप्लीट लिबर्टी है ना कि तुम नंगे फिरो, लोगों का कत्ल करो, पार्टी करो, इसमें थोड़े से कंस्ट्रेंट ले आओ, ये हमारे कानून है कि यार किसी का भी कत्ल मत कर दो, किसी से भी चोरी मत कर दो। बोला मुझे क्या मिलेगा इसके बदले में। बोलता है उसके बदले में तुम्हें सिक्योरिटी मिलेगी कि तुम जब बाहर, अगर तो हम ये गारंटी करते हैं कि भाई तुम अगर तो तुम अपनी लिबर्टी गिव अप करते हो कि तुम किसी का कत्ल नहीं करोगे, तो ये बाकी सब भी कर रहे हैं ना, तो ये बाकी सब भी गारंटी कर रहे हैं कि हम किसी का कत्ल नहीं करेंगे, तो ये तुम्हारे बच्चे भी सेफ़ होंगे जब तुम जाओगे। हाँ ये तो बुरा आइडिया नहीं है। सो द ओनली रीज़न मैन, ह्यूमन बीइंग, वुमेन डिसाइड्स टू गिव अप देयर लिबर्टी इज़ इन एक्सचेंज फॉर सिक्योरिटी, राइट। अब ये चीज़ें, ये रिलेशनशिप ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है व्हेन थिंग्स लाइक द कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू प्लेस, कि अब ये पूरा एक अग्रीमेंट है, बट एट इट्स वेरी कोर is this exchange that I decide to live in a state, I decide to pay my taxes, is because the state is guaranteeing कि मैं जब अगर एक बैंक अकाउंट में अपने पैसे डालता हूँ वो पैसे मेरे सिक्योर हैं, या मेरी अगर मैं घर बनाता हूँ वो घर मेरा सिक्योर है। ये एक फंडामेंटल रिलेशनशिप है बिटवीन द स्टेट एंड द सिटीज़न। वो समहाउ ब्रोकन है पाकिस्तान में, कि पाकिस्तान में अगर आपको सिक्योरिटी तक गारंटी नहीं की जा सकती, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ, सिक्योरिटी ऑफ प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसीलिए लॉ ऑफ द जंगल पाकिस्तान में प्रिवेल कर रहा होता है कि अभी जो बजट आया है उसमें इतनी ज़्यादा टैक्सेशन है। एक कोफ्त क्यों है पाकिस्तानियों को टैक्स देने से, बिकॉज देर लाइक टैक्स के बदले में हमें मिला क्या। थोड़ी एक अनफेयर बात भी है कि ठीक है चीज़ें कम हैं हमारे पास, लेकिन रोड छोड़ आप इस्तेमाल तो कर रहे हैं ना। ऐसा हो नहीं सकता कि आप कोई चीज़ ऐसी ना इस्तेमाल कर रहे हो जो पब्लिक टैक्स से ना बनी हो। रिगार्डलेस हज़ारों उसके मसले हैं, लॉन्गर डिस्कशन, दैट रिलेशनशिप इज़ ब्रोकन। जो अभी डॉन के एक जर्नलिस्ट ने मोहम्मद औरंगज़ेब से बड़ा अच्छा सवाल पूछा था कि भाई प्राइम मिनिस्टर हाउस का तो बजट बढ़ता जा रहा है, मिनिस्टर्स के बजट तो बढ़ते जा रहे हैं, मेरे जो यहाँ काम कर रहा है जिसके पास साइकिल भी नहीं है, 45,000 उसकी सैलरी है, उस पर आपने टैक्स बढ़ा दिए। ये सारे मसले मसाइल हैं पाकिस्तान। यस, इन टर्म्स ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, ये जो बेसिक फंडामेंटल एग्रीमेंट है ये पाकिस्तान में
उस तरह से हर इंसान का नहीं हुआ कि भाई ब्रिटिश के हम लोग ग़ुलाम थे, उसके बाद वही कलोनियल सिस्टम परपेचुएट किया, एक ग़ुलामी का निज़ाम रहा। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में एक कंसेंसस बना, उसको आपने 5 साल के बाद लपेट दिया, फिर ज़िया-उल हक आ गए, फिर 1988 से 1999 पाकिस्तान स्टेबिलिटी ढूंढता रहा। ज़िया-उल हक की लेगेसी की वजह से डेमोक्रेसी नहीं चल सकी। लिटरली उनके प्रोडिजेज जो हैं वो क्या कर रहे थे उस टाइम ने बड़ी डिटेल में डिस्कस कर लिया, एक 1990 पे एक और वीडियो भी आएगी। फिर 10 साल मुशर्रफ आ गए, वो 10 मर के वो चीज़ वापस थोड़ी बेहतर की हमने, तो फिर 2017-2018 हो गया। तो ये कंप्लीट फ्लक्स में चीज़ें रह रही हैं। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन की इज़्ज़त नहीं करेंगे, जब आप रूल्स ऑफ द गेम की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, जब आप आवाम की विल, आवाम के कंसेंसस पे बिल्ड ऑन नहीं करेंगे, और एक एक आदमी उसमें आकर बार बार उस चीज़ को जलाना, बर्बाद करने की साजिशें करता रहेगा, तो वो सिस्टम नहीं चल सकता, कभी नहीं चल सकता। वो पौधे वाली एग्जांपल ही है, राइट। पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी, ये आज़ादी, ये सारी चीज़ें वो पौधे हैं, और बार बार एक आदमी आके वो पौधे तोड़ देता है, और आपको बताया जाता है ये आदमी बहुत अच्छा है, ये पौधे तोड़ रहा है, पर ये अमेरिका से सेब लेकर आएगा और वो खिलाएगा। सेब जो खा रहे होते हैं ना, वही टीवी पे आके बोल रहे होते हैं ये आदमी बहुत अच्छा है। तो सिस्टम के जो रोल्स हैं, जो पूरी दुनिया में चल रहा है, जब तक उस सिस्टम की हम इज़्ज़त नहीं करेंगे और उस सिस्टम के मुताबिक हम नहीं चलेंगे, तो पाकिस्तान में कुछ भी नहीं होगा। आई एम सॉरी अगर इस वीडियो में मेरा पर्सनल ओपिनियन बहुत ज़्यादा था, या मेरी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स थोड़ी ज़्यादा थी और बुक की चीज़ें थोड़ी कम थी, बिट कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ एंड देयर बिट डिटेल्ड। Again, these videos are not a substitute for you to not read the book. You will have to go and read the book to understand exactly what is written in that. अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में, ये शायद मैं किसी और मुल्क में वीडियो बना रहा होता तो मुझे ये पूरा नहीं समझाना पड़ता कि कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूरी क्यों है। दे इनहेरेंटली अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ इट, राइट, वी डोंट, विच इज़ वाई आई थॉट ये चीज़ें कहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। 2 ही चैप्टर्स रह गए हैं इस किताब के। आई एम गोइंग टू ट्राई एंड डू बोथ इन द नेक्स्ट वीडियो, ताकि वी कैन स्टार्ट आवर न्यू सीरीज़। एज ऑलवेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में कॉन्फ्लिक्ट्स और तजादात रहे हैं, आई नो पीपल हैव करेक्टेड मी कि मैं शायद ताज़ाद में एच बोल रहा हूँ और एच नहीं आता और ताज़ाद लफ्ज़ है, तो बताएं कि फ़िक्स किया है मैंने या अब तक मैं गलत बोल रहा हूँ। लेट मी नो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर तो जिसने मेरी गाड़ी पे आई विल किल यू लिखा था वो वाकई ना मार दे, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।